हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बुक आर.सी. मुखर्जी के सेकंड चैप्टर स्टोकियोमेट्री की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो गिवन है, इन ए गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये टाइप दे रखा है रिएक्शन का, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टोकियोमेट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि स्टोकियोमेट्री से हमें कौन कौन से रिलेशन पता चलते हैं और कौन से रिलेशन पता नहीं चल पाते हैं। ठीक, यहां देखो सॉल्यूशन नंबर 1। स्टोकियोमेट्री से फर्स्ट मोलर रेशियो, ये हमें पता चलता है। सेकंड मॉलिक्यूलर रेशियो, ये भी पता चलता है। और थर्ड है वॉल्यूम रेशियो फॉर गैसेस। क्लियर? यानी कि ये तीन रिलेशन हमको पता चल जाते हैं अगर हमें स्टोकियोमेट्री किसी रिएक्शन की पता है तब। तो बच्चों यहां पर देखो, ये तीन रिलेशन से तो हम लोग डील करते हैं स्टोकियोमेट्री को, और ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि स्टोकियोमेट्री में डील नहीं किया जाता, वो है मास रेशियो। मास रेशियो स्टोकियोमेट्री में डील नहीं किया जाता। क्लियर? यानी कि किसी भी रिएक्शन को देख करके हम ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जो स्पेशी हैं उनके कितने मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बना रहे हैं ये भी प्रेडिक्ट कर लेंगे, और कितना वॉल्यूम, अगर वो गैसेस हैं तो कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा ये भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात नहीं पता चलेगी कि रिएक्टेंट के कितने मासेस आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के कितने मास बनाएंगे, ये हमें पता नहीं चलता। इज इट? तो अब यहां पर देखो 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें हम लोगों ने यहां पे करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसमें से एक ऑप्शन कुछ इस तरीके का दिया होगा, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा कि स्मॉल a मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद स्मॉल b मोल्स ऑफ कैपिटल B विच गिव्स C एंड D। ये करेक्ट है क्योंकि भाई मोल्स का रेशियो तो हमें पता चलता है ना स्टोकियोमेट्री से, स्टोकियोमेट्री डील की जाती है इस रेशियो में। चलिए अब सेकंड देखो, स्मॉल a मॉलिक्यूल्स ऑफ कैपिटल A reacts with small b molecules of capital B which gives C and D। ये भी करेक्ट है। थर्ड देखो, वॉल्यूम रेशियो के लिए स्मॉल a लीटर्स ऑफ कैपिटल A reacts with small b लीटर्स ऑफ कैपिटल B which gives small c लीटर ऑफ कैपिटल C as well as small d लीटर्स ऑफ कैपिटल D। ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। गलत क्या है? देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये पूछा गया था। तो बच्चों देखो यहां पर a ग्राम ऑफ कैपिटल A कंबाइन विद स्मॉल b ग्राम ऑफ कैपिटल B टू गिव C एंड D, ये तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन गलत का मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है, और यही हमसे पूछा गया विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर मास का रेशियो दिया हुआ है और मास का रेशियो स्टोकियोमेट्री में डील नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड देखिए, द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, शोज दैट, इससे क्या पता चलता है? तो ये तो आसान सी प्रॉब्लम है कि भाई 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ 3/2 moles of oxygen to produce 1 mole of Al2O3। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये आसान सा एक स्टेटमेंट है, ये साफ साफ दिख भी रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। If 5 liters of H2O2 produce 50 liter
ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, H2O2 इज, ये हमारा करेक्ट आंसर है 10 वॉल्यूम। कैसे आएगा वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें H2O2 की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ और सेकंड है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर है, तो जरा सा ध्यान से समझ लें हम लोग। देखो H2O2 की डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है। क्लियर? अब यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लें, 10 वॉल्यूम H2O2, ये कहीं पर मेंशन है, तो इसको हम लोग कॉन्क्लूड कैसे करेंगे वो समझिए। मीन्स 10 ml of oxygen is obtained on decomposition of 1 ml of H2O2 at NTP। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर होता है, जैसे 10 वॉल्यूम H2O2 इसकी जगह 20 वॉल्यूम H2O2, 50 वॉल्यूम H2O2, कुछ भी हो सकता है। यहां पर 10 वॉल्यूम H2O2 हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, 10 ml ऑफ ऑक्सीजन is obtained on decomposition of 1 ml of H2O2 at NTP। It means कि ये जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली शो करती है कि H2O2 के डिकम्पोजिशन पर ऑक्सीजन एनटीपी पर हमें कितना टाइम्स मिलेगी। क्लियर? कितना टाइम्स मिलेगी, कितना गुना मिलेगी, ये हमको इस नंबर से पता चलता है। अगर ये 10 वॉल्यूम की बजाय मान लो 50 वॉल्यूम H2O2 होता, तो इसका मतलब हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं कि 50 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml ऑफ H2O2 एट NTP। क्लियर? अब यहां पर एक फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2। ये अपना फार्मूला है। इसी से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ 5 लीटर्स ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम देखो अपने को 50 लीटर दे रखा है और ये दे रखा है 5 लीटर, तो डिवाइड होकर के 10 आ गया, यानी कि 10 वॉल्यूम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई बीच बीच में स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसका सॉल्यूशन नंबर 4 देख लेंगे हम लोग, पढ़ लेते हैं इसको। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स अ रेजिड्यू वेइंग। तो चलिए सिल्वर कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज होगा ये जो सिल्वर है यही अपना रेजिड्यू है और इसी के बारे में पूछा गया। तो इस इक्वेशन में देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख ले, स्टैंडर्ड वैल्यू
SV और कंडीशनल वैल्यू किसी एक की तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन ही होती है कंडीशनल वैल्यू। तो सिल्वर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो तो फिक्स है ना, हमेशा के लिए फिक्स है, तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। वो मॉलिक्यूलर वेट आएगा कितना, 108 होता है एटॉमिक वेट सिल्वर का, इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल्स टू कितना आ गया, 276 ग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 2 इंटू एटॉमिक वेट 108 यानी कि 216 ग्राम। इसकी कंडीशनल वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.76 ग्राम। यहाँ पे रखेंगे 2.76 ग्राम, अपने से ये पूछा गया है, तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगेगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2.16 ग्राम ऑफ रेजिड्यू, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाना सबको आता ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉल्यूशन नंबर 5, एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड हैज डेंसिटी इतनी दे रखी है 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी वॉल्यूम दे रखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम इतना ऑक्सीजन। चलिए सबसे पहले हम लोग जो डेटा गिवन है उसको लिख लें। डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर ml, वॉल्यूम गिवन है 1.425 लीटर, यानी कि इसको मिलीलीटर में चेंज कर सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो वो इतना आ जाएगा। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है। देखो कैसे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है 0.8 यूनिट क्या, ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना 1425 यूनिट मिलीलीटर, ml कैंसिल, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 1140 ग्राम। हम लोगों ने मास निकाल लिया ऑक्टेन का यानी पेट्रोल का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लो। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन इक्वल्स टू 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, 96 18 यानी 114 आ जाएगा। मोल्स निकालो, फार्मूला पता ही है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका 1140 है और मॉलिक्यूलर वेट 114 है, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10, यानी कि ऑक्टेन के मोल्स कितने आ गए, 10 आ गए। अब हम लोग ऑक्टेन के कंबस्शन की बैलेंस इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। वो क्या होगी, C8H18 प्लस, कंबस्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका कार्बन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2O में, CO2 प्लस H2O। यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। 8 कार्बन है तो यहाँ पे 8 लिखो, 18 हाइड्रोजन है यहाँ पे 9 लिखो, 16 ये इतना आ गया 12.5। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है। तो 1 मोल, अब देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन कंज्यूम्स 12.5 मोल ऑक्सीजन, तो 10 मोल्स ऑक्टेन कंज्यूम कितना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग।
प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ गए हम लोग। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन नंबर 6, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद एन एसिड टू गिव हाफ मोल ऑफ H2, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि हमसे कहा यह गया है, ये कहा गया है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हम किसी एसिड से कराएं। भाई मैग्नीशियम जानते हो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको किसी एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। रिएक्शन लिख लो, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो। कोई एसिड तुमने ले लिया, मान लो HCl ले लिया, तो 2HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका एटॉमिक वेट 24 ग्राम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर रिलीज हो रही है? 1 मोल ऑफ H2 रिलीज हो रही है। और अगर आप देखो यहाँ पे कंडीशनल वैल्यू, ये 12 ग्राम, ये कितना है ये पूछा गया है। तो आसान सी बात है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो इसका हाफ यानी कि 12 ग्राम इसके हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो रिलीज करेंगे। मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अच्छी तरीके से चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका सॉल्यूशन 7 पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 गैस एंड 50 ml ऑफ H2O वेपर। यानी कि H2O भी आपको गैसियस फेज में ही दिया गया है। द हाइड्रोकार्बन इज, अपने को हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लेट जो गैसियस हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं CXHY से। CXHY। अब इसकी हम लोग एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं कंबशन की। तो CXHY प्लस, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, गिव्स आउट XCO2 प्लस Y/2 H2। तो यहाँ पर H2O गैसियस फेज में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये दोनों ही गैसियस फेज में है। ठीक है, ये सब के सब गैसियस फेज में ही दे रखे हुए हैं, क्योंकि गैसियस हाइड्रोकार्बन भी दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, CXHY जो हाइड्रोकार्बन हमने एज्यूम किया है उसके कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 मोल है। तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा X प्लस Y/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। ये इक्विवेलेंट है X मोल्स CO2 के, और यहाँ पर ऐसे लगा दो Y/2 मोल्स ऑफ H2। क्लियर? यानी कि इसका 1 मोल ऑक्सीजन के इतने मोल से रिएक्ट करता है, जिससे X मोल CO2 मिल जाती है और Y/2 मोल्स ऑफ H2O मिल जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ये 1 मोल के लिए इतना है। अगर हम लोग इसको V लीटर लिख दें, V लीटर ऑफ CXHY, तो ये क्या हो जाएगा? V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर भी V से मल्टीप्लाई करोगे V इंटू, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में जो गिवन है V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 ml दे रखी है, अपने को 10 ml दे रखी है, ये गिवन वैल्यू है। अब यहां पर देखो
तुमको CO2 का वॉल्यूम गिवन है और H2O का वॉल्यूम गिवन है। इट मीन्स CO2 का वॉल्यूम का बदला हो गया Vx। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम Vx इक्वल्स टू क्या वैल्यू दे रखी है इसने CO2 की 40 ml CO2, यहाँ पे 40 रखा, V की जगह पर 10 ml रखो, तो x इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई V यानी 40 डिवाइड बाई 10, तो ये वैल्यू आ गई 4, यानी कि x की वैल्यू अपने को मिल गई 4। अब आगे y की वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पर देखो H2O के मोल्स y/2 हैं। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन का अगर वॉल्यूम V लीटर है तो H2O के कितने लीटर हमको मिलेंगे, V इंटू y/2 लीटर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम V इंटू y/2 की वैल्यू H2O के का जो वॉल्यूम है वो 50 ml दे रखा हुआ है, 50, 10 V की जगह पर 10 पुट करोगे तो 10 इंटू y/2 इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से 5, तो y की जगह पर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 10, ठीक है, y इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू आया था 4। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, सो हाइड्रोकार्बन वुड बी C4H10, यानी कि अपना जो आपके क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 4 liters of carbon monoxide at NTP, the required volume of oxygen at NTP is, ओके। चलिए हम लोग CO कार्बन मोनोऑक्साइड की एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन की, हाफ O2 गिव्स आउट CO2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मोलों का रेशियो देखें तो 1:1/2 है। भाई CO के आगे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स कि 1 लिखा हुआ है। O2 के आगे हाफ है, यानी कि ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है। तो इन दोनों के मोल्स का रेशियो 1:1/2 है। अब इसने कहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के हम लोगों ने लिए हैं 4 लीटर्स। तो अगर ये हमने 4 लीटर लिए हैं तो इस रेशियो के हिसाब से ऑक्सीजन 2 लीटर हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम ऑफ Cu2 प्लस यानी क्यूप्रिक आयन विल बी नियरली, ओके। यहां पर भी हम लोग को इक्वेशन लिखनी होगी, लिख डालते हैं Cu2 प्लस H2S गिव्स अस CuS एज अ प्रेसिपिटेट और 2H प्लस आयन मिल जाएंगे हमको, यह रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। अब यहां पर देखो क्यूप्रिक आयन और H2S दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है, यानी कि अगर 1 मोल ये है तो ये भी 1 ही मोल होगा, मीन्स 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2S। क्लियर? तो अगर हमें किसी तरीके से क्यूप्रिक के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएं तो उतने ही मोल्स इस H2S के भी होंगे। चलिए लगाते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ Cu2 प्लस इक्वल्स टू वेट अपॉन पार्टिकल वेट, ठीक है।
तो कॉपर का चलिए वेट इसका गिवन है 63.5 और यही इसका एटॉमिक वेट भी होता है, ठीक है ना। कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 ही होता है, तो एटॉमिक वेट कहो या आयनिक वेट कहो, क्लियर। तो यहां पर 63.5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1, मीन्स मोल्स ऑफ कॉपर दिए हुए हैं 1, तो मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2S इक्वल्स टू 1। H2S के मोल्स पता चल गए, मॉलिक्यूलर वेट पता ही है, वेट निकल आएगा। तो मोल्स ऑफ H2S इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मोल्स ऑफ H2S इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स ऑफ H2S 1 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट H2S का 34 होता है, तो अपना आंसर आ गया 34 ग्राम। ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 और 11 के लिए मैं एक बात बता दूं, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम 10 और 11 है ये लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसे मैंने अपने पहले के वीडियो जिसका हेड है लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं। तो उस वीडियो का जो इस डॉक्यूमेंट जो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उससे देख लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, इसका क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। A mixture of nitrogen and hydrogen is caused to react in a closed container to form ammonia. The reaction ceases before either reactant has been totally consumed. At this stage, 2 moles each of nitrogen, hydrogen and ammonia are present. The moles of nitrogen and hydrogen present originally were respectively. इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया से रिलेटेड एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, सभी बच्चों को पता होती है, हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन। तो हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन क्या है वो हम लोग बना लें। N2 गैस इनिशियली मान लिया नाइट्रोजन के हमने मोल्स लिए हैं A, हाइड्रोजन के B, तो ये तो जीरो ही होंगे इनिशियली। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, वो तो जीरो ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। T टाइम के बाद नाइट्रोजन के मान लिया X मोल डिकम्पोज कर गए, ठीक है ना भाई, रिएक्टेंट की कुछ क्वांटिटी डिकम्पोज होती है तभी प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर हमें जो डिकम्पोज्ड अमाउंट है, डिकम्पोज्ड मोल्स हैं, वो यहां पे लिखने हैं X के टर्म में। तो X हम उतने ही लिखते हैं जितना कि इस स्पेशी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो नाइट्रोजन के जस्ट आगे 1 लिखा हुआ है भाई, मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि 1 अंडरस्टूड हो गया। तो 1 लिखा हुआ है तो A में से हम 1X सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ रिएक्टेंट हाइड्रोजन में भाई B मोल्स थे इनिशियली, अब इसमें से हमें 3X मोल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। रीजन H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इसलिए 3X सब्ट्रैक्ट करोगे, B माइनस 3X। और यहाँ पर अमोनिया के मोल्स हमें बनाने हैं, कितने X बनेंगे जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, और वो है 2x। अब हम लोग प्रॉब्लम के हिसाब से चलते हैं। इसने कहा है कि किसी कंडीशन में
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों के ही 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं बारी बारी से। फॉर अमोनिया, अमोनिया का कंसंट्रेशन है 2x और ये वैल्यू दे रखी है 2, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का a माइनस एक्स की वैल्यू भी 2 दे रखी है, तो a की वैल्यू निकल आएगी 2 प्लस एक्स यानी 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए देखो b माइनस 3x इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर? तो बच्चों यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहां पर देखी हैं वो सारी की सारी आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के बाय बाय।